नमस्कार, महा डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारी। तो 2023 के रण में ग्वालियर चंबल पर दोनों सियासी दलों का फिर जोर है, फिर से फोकस है। कांग्रेस जहां प्रियंका गांधी के ग्वालियर दौरे की तैयारियों में जुटी हुई है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी लगातार क्षेत्र के दौरों में जुटे हुए हैं। लेकिन अंचल में चोट खाई कांग्रेस का जख्म अभी भरा नहीं। दिग्विजय सिंह की बयानी ने ये एक बार फिर जाहिर कर दिया। चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। 2018 में कांग्रेस को बढ़त दिलाने वाला ग्वालियर चंबल इस बार किसकी नैया पार लगाएगा, यह भी सवाल है। लेकिन दोनों बड़े सियासी दल अंचल पर फोकस कर रहे हैं। 2020 में सत्ता गंवाने वाली कांग्रेस की टीस दिग्विजय के इस बयान के जरिए बाहर आई। दूसरी तरफ जो सिंधिया खुद ग्वालियर चंबल में ताकत झोंके हुए हैं, उन्होंने भी बीजेपी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनने का दावा किया है। इस बार गद्दारों को कोई मौका नहीं मिलेगा। अच्छा बहुमत जीत के सरकार आएगी और दृढ़ता से अपने वचन पत्र को पूरा करेगी। कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। जो जनमत था उसको जिन लोगों ने बेचा और बेचकर करोड़ रुपए लिए, उन्हें सबक सिखाने के लिए जनता तैयार है। जो विकास प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक काया पलटी गई मध्य प्रदेश में, उसके आधार पर जनता का पूर्ण सहयोग, जनता का पूर्ण आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा और प्रचंड बहुमत से दोबारा हमारी सरकार। सिंधिया समर्थक प्रद्युम्न सिंह तोमर ने दिग्गी पर उल्टा सवाल दागा कि जिन्होंने सिंधिया के चेहरे पर चुनाव जीता, सीएम किसी और को बनाया, फिर गद्दार कौन? 2018 में श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का चेहरा आगे करके कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था। उनका चेहरा चुनाव जीतने के बाद हटाया, ये धोखा है कि नहीं? उन्होंने वायदा किया था कि वृद्धा विधवाओं को पेंशन 1000 रुपये देंगे, वो नहीं किया, वो धोखा है कि नहीं? उन्होंने कहा था कि युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, जो नहीं दिया, वो धोखा है कि नहीं? उन्होंने कहा था किसानों को कर्जा 10 दिन के अंदर माफ करेंगे, वो नहीं किया, वो धोखा है कि नहीं? पहले इस बात का जवाब आदरणीय दिग्विजय सिंह जी दें कि धोखा उन्होंने दिया है। दिग्गी के निशाने पर जो नेता, उनके अगुआ यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद ग्वालियर चंबल में पसीना बहा रहे हैं। बहरहाल दोनों सियासी दल अंचल में माइलेज लेने की कोशिशों में जुटे हैं। हालांकि ये जनता तय करेगी अंचल में किसके साथ गलत हुआ। ग्वालियर से सुशील कौशिक, भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो बड़ा महत्वपूर्ण मसला है, और चूंकि ग्वालियर चंबल 2018 में कांग्रेस के लिए एक बड़ी राह दिखाई थी, और हम कहें कि उस मुकाम तक अगर कांग्रेस पहुंची थी तो उसमें ग्वालियर चंबल का बड़ा योगदान था। लेकिन जैसा कि अब बार बार जो कांग्रेसी भाजपाई हो चुके हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई वहां पर चेहरा किसी का था, लेकिन मुख्यमंत्री के पद पर कोई और पहुंच गया था। और जब चूंकि गद्दार का जो वर्ड सामने आया, उसी गद्दार से ये सियासत और आगे बढ़ी है। हमारे साथ इस वक्त दो खास मेहमान चर्चा के लिए मौजूद हैं। आशीष शर्मा जी, विधायक बीजेपी, बहुत स्वागत है आशीष जी आपका न्यूज़ 18 पर। वरिष्ठ पत्रकार सतीश एलिया जी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। आशीष शर्मा जी के पास में जाऊंगा। आशीष शर्मा जी, ग्वालियर चंबल अंचल, अगर हम पूरे अंचल का जिक्र करें, इस बार आप लोगों का भी बहुत जोर है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि भाई स्थिति कुछ बदली हुई है। कांग्रेस फिर से पूरा जोर लगा रही है, बड़े दौरे भी कर रहे हैं, बड़े नेताओं को भी वहां बुलाया जा रहा है। दूसरा, आज दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि गद्दारों को मौका नहीं देंगे, यानी कि अगर कोई जो गया हुआ है वो वापस आता है, उसे मौका नहीं मिलने जा रहा है। आप बीजेपी के लिए क्या देखते हैं ग्वालियर चंबल में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विंध्य हो, ग्वालियर चंबल हो, निमाड़ मालवा हो, कोई क्षेत्र मध्य प्रदेश का ऐसा नहीं है जहां पर हमने विकास के लिए योजनाएं नहीं बनाई और उनको लागू नहीं किया। माननीय प्रधानमंत्री जी अभी बालाघाट आए थे, जबलपुर हमारे अमित शाह जी का दौरा हुआ। पूरे प्रदेश भर में जगह जगह विकास योजनाओं का लोकार्पण और सौगातें देने का काम मध्य प्रदेश की और केंद्र की सरकार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की जब किसी भी राजनीतिक दल की सरकार बनती है तो उसे पूरे प्रदेश से समर्थन मिलता है। ग्वालियर चंबल में भारतीय जनता पार्टी पहले भी मजबूत रही है
और अब माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के आने से भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर अपनी पकड़ को और पहले से मजबूत किया है। उपचुनाव इसका उदाहरण है कि सिंधिया जी के साथ जो विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, जिन्होंने इस्तीफा देकर चुनाव लड़ा, पुनः हमको विजयश्री मिली और मध्य प्रदेश में पुनः शिवराज जी की सरकार बनी। और लगातार भारतीय जनता पार्टी 230 विधानसभा क्षेत्रों के लिए अलग अलग तरह की रणनीति बनाकर काम कर रही है। इसलिए कोई क्षेत्र कमजोर है हमारे लिए, कोई क्षेत्र भारी है, ऐसा मैं नहीं मानता। सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव जीतना भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है और पूरी पार्टी एकजुटता के साथ आगे बढ़ रही है। निसंदेह ग्वालियर चंबल संभाग से भी अभूतपूर्व सफलता 2023 के चुनाव में हमको मिलेगी। ठीक है, मृणाल पंत जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। मृणाल जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। मृणाल जी, जब पुराने पन्ने पलटे जाते हैं तो फिर कई चीजें निकल कर आती हैं। आज दिग्विजय सिंह साहब कह रहे हैं कि गद्दारों को मौका नहीं मिलेगा, टिकट नहीं मिलेगा। लेकिन एक सवाल बीजेपी की ओर से प्रद्युम्न सिंह तोमर जी ने उठाया कि भाई गद्दार कौन? गद्दार आखिर जिन्होंने सिंधिया के साथ गद्दारी की या फिर वो लोग जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए? देखिए, दो पक्ष हैं और दिग्विजय सिंह जी ने दोनों ही पक्षों को संबोधित करते हुए ये बात कही। कांग्रेस पार्टी के पास जो सूचना है उसके हिसाब से श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ जितने लोग भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, उनमें से 4 लोगों को छोड़कर बाकी सबको टिकट दिया जा रहा है। और ये जो 4 लोग हैं, ये छटपटा रहे हैं, भूल स्वीकार कर रहे हैं, चाहते हैं कि किसी तरह से वापस उनको मौका मिले और कांग्रेस पार्टी में अलग अलग माध्यम से पुनः संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, टिकट मांगने का प्रयास कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी ने स्पष्ट संकेत दिया है कि टिकट मिलेगा, टिकाऊ लोगों को, बिकाऊ लोगों को बिल्कुल टिकट नहीं दिया जाएगा। ये 4 लोग स्पष्ट कान खोलकर सुन लें कि उनके लिए अब कांग्रेस पार्टी में कोई जगह नहीं है। ये न सिर्फ दिग्विजय सिंह जी का संदेश है, बल्कि मध्य प्रदेश में हमारे चुनाव अभियान के मुखिया श्री कमलनाथ जी का भी स्पष्ट संदेश। दूसरा, कुछ ऐसे भी लोग थे जो पिछले 1.5-2 साल के दौरान, और जब ये सारी घटना हुई तो फेंस सिटर थे, जिनको कुछ इस पाले में जाएंगे, उस पाले में जाएंगे। निर्णायक मौके पर राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि आप जिस विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं, उस विचारधारा के साथ कठिन समय में ताकत से खड़े हो। और ऐसे लोग थे जिनका एक पांव उस तरफ था और एक पांव उस तरफ था। उनको भी स्पष्ट संकेत में श्री दिग्विजय सिंह जी ने कह दिया है कि ऐसे लोगों को जिनका भारतीय जनता पार्टी में किसी तरह का कोई संपर्क रहा है या जिन्होंने संपर्क करने की कोशिश की, उनको भी इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर मैदान में नहीं उतारेगी। जी, चलिए, ये 2 बड़ी बातें आपने कही हैं। मैं जाऊंगा आशीष जी के पास इन बातों को लेकर, लेकिन उससे पहले सतीश एलिया जी, ये ग्वालियर चंबल ठीक है, दोनों बड़े सियासी दलों के लिए महत्वपूर्ण रहा है। लेकिन जब सिंधिया जी आए तो उनके साथ न केवल ग्वालियर चंबल बल्कि चंबल और दूसरे क्षेत्रों से भी नेता आए थे। तो वाकई जो दिग्विजय सिंह साहब कह रहे हैं कि अब वो मानकर चलें कि गुंजाइश उन लोगों के लिए खत्म हो गई कांग्रेस में। दूसरा ये कि क्या ये परसेप्शन बनाने की कोशिश भी है? देखिए, बहुत साफ है। मुझे लगता है कि जो आपका प्रश्न है उसको बहुत कुछ साफ मृणाल जी ने साफ कर दिया है। दिग्विजय सिंह, आपकी जो पहले की जो स्टोरी थी उससे ये नहीं लग रहा था कि वो गद्दार किसको कह रहे हैं। मृणाल जी ने बहुत साफ कर दिया कि ऐसे लोगों का जो बीजेपी में चले गए थे और टिकट पाने के लिए कांग्रेस में वापस आना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट नहीं दे रही है, तो उनके बारे में दिग्विजय सिंह जी ने कहा है। तो ये बहुत साफ है, किसी दल को ये इसी तरह से व्यवहार करना भी चाहिए मुझे लगता है। और ये बाकी लोगों के लिए संकेत भी है, क्योंकि पार्टी को पूरी ताकत से चुनाव लड़ना है। अगर जो लोग पार्टी छोड़कर चले गए थे और वापस आते हैं और उनको टिकट मिल जाता है, इसका मतलब है जो पार्टी में नहीं गए थे छोड़कर और जो पहले पार्टी के साथ जुड़े रहे थे, उनका कहीं ना कहीं उनका हक चिंता है। तो विद इन द पार्टी वो यदि संकेत दे रहे हैं तो बहुत ठीक है। जहां तक सिंधिया जी की बात है, तो वो उपचुनाव के बाद बहुत स्पष्ट हो चुका है। उपचुनाव के नतीजे भी आ गए और उनमें से ज्यादातर 1-2 लोगों को अगर छोड़ दें तो ज्यादातर लोग फिर से जीतकर वो आ गए थे। तो वो जो पार्टी टूटी थी कांग्रेस की, तो वो एपिसोड तो लगभग खत्म हो गया है। अब 2 बातें बहुत साफ क्लियर है इसमें कि 2018 में जिस तरह से कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, उसमें दिग्विजय सिंह भी थे, कमलनाथ भी थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया का निश्चित रूप से चेहरा था, क्योंकि वो चुनाव अभियान समिति के अगुवा होते और एक यंग चेहरा होने के नाते एक फ्रेशनेस जो होती है ना, मतदाताओं के बीच में एक अपील होती है, उनकी एक बड़ी अपील थी। लेकिन जाहिर है उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया और वो बाहर आ गए। तो अब चूंकि वो नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी में है, तो कांग्रेस 2018 का जो चुनाव जिस तरह से लड़े था, क्या उसी तरह से लड़ेगी? क्या उसी तरह से उनको मैंडेट मिलेगा? ये एक बड़ा प्रश्न है। और दूसरी तरफ
एक अच्छी बात जरूर है कि पिछली बार कोई चेहरा मुख्यमंत्री का नहीं था कांग्रेस की तरफ से। अब जैसे दिग्विजय सिंह भी कह रहे हैं और लगभग ये सारे नेता उनके ये कहते हैं कि कमलनाथ ही मुख्यमंत्री होंगे अगर उनकी सरकार बनती है। तो अब बहुत साफ है कि दोनों तरफ चेहरे मुख्यमंत्री के क्लियर हैं और दोनों तरफ नेता भी क्लियर हैं, और अब कार्यकर्ताओं पर दारोमदार है कि वो कैसे चुनाव लड़ते हैं, और असल दारोमदार है वोटर के ऊपर जी, कि वो 15 महीने का जो कमलनाथ का शासन है उसको वो किस तरह से लेते हैं, जैसा कमलनाथ या कांग्रेस बताती है वैसे ही लेते हैं, या भारतीय जनता पार्टी जैसे आरोपित करती है कि उन्होंने कुछ नहीं किया 15 महीनों में और बाद के दिनों में हमने बहुत कुछ किया है, उसको स्वीकार करते हैं। तो ये बहुत एक दिलचस्प मोड़ पर मध्य प्रदेश का ये चुनाव रहेगा। मुझे लगता है कि 2018 से भिन्न स्थिति रहेगी, क्योंकि 2003 में हमने देखा था जब दिग्विजय सिंह का 10 वर्ष का कार्यकाल हो चुका था और किस तरह से जनता नाराज थी कांग्रेस के शासन से जी। अब भारतीय जनता पार्टी का लगातार 1.5 साल का कमलनाथ का छोड़ दें तो भारतीय जनता पार्टी का इतने दिनों का शासन है, भारतीय जनता पार्टी का काम है, और 15 महीने का कमलनाथ का भी काम है जी। तो देखते हैं किस तरह के मुद्दे चुनाव में आते हैं, लेकिन दोनों तरफ से तैयारी तो पूरी की ही जाएगी। बिल्कुल तुलना करने के लिए है जनता के पास। आशीष शर्मा जी, एक तो ये कि भाई बाई इलेक्शन का जिक्र आया, बाई इलेक्शन में अमूमन जब सत्ता होती है तो उसके फेवर में बाई इलेक्शन जाते हैं, चुनाव जाते हैं, ये कांग्रेस बार बार कहती रही, लेकिन जो जिक्र अभी आया कि कुछ लोग वापसी करना चाहते हैं कांग्रेस में जिन्हें टिकट नहीं मिलने जा रहा, क्या बीजेपी की जो विचारधारा है उसमें वो आत्मसात नहीं हो पाए? आप लोग कहते हैं कि भाई हमारे साथ जो आया सब आत्मसात हो गए, सिंधिया जी के साथ जो आए। कांग्रेस जब भी हारती है तब ईवीएम पर आरोप लगाती है और बहुत सारी चीजें क्रिएट करने का प्रयास करती है मतदाताओं के सामने, जनता के सामने, कि हम इस कारण हार गए, और जहां जीतती है वहां वो ईवीएम को और इन सब परिस्थितियों को दोष नहीं देती। जहां तक बात है भारत के इतिहास में मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस के विधायकों का, मंत्रियों का भारतीय जनता पार्टी में आना हुआ, अपने आप में एक अनूठी घटना इसलिए मानता हूं कि कई बार तो उन लोगों के सामने जहां वो चुनाव लड़े थे उन लोगों ने भी उन्हें जिताने के लिए उपचुनाव में काम किया। ये केवल भारतीय जनता पार्टी के परिवार में ही संभव हो सकता है, और हमने सबका न सिर्फ ध्यान रखा है बल्कि उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को अपना भविष्य माना है, अपना परिवार माना है। इसलिए कहीं किसी के जाने जैसी कोई बात नहीं है। ये केवल प्रोपोगंडा कांग्रेस के नेता फैला रहे हैं, कोई जाना नहीं चाहता, सबको भारतीय जनता पार्टी में ही काम करना है, और सब भारतीय जनता पार्टी में आगामी 2023 के चुनाव में न सिर्फ लड़ेंगे। आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी एक नैसर्गिक नेता हैं और पूरे प्रदेश में उनका चेहरा 2018 के चुनाव में हम सबने भी देखा, हजारों लोग उनको सुनने के लिए उमड़ते थे। कहीं न कहीं उनके साथ अन्याय हुआ, इसलिए उनके समर्थक जो विधायक थे जिन्हें लगा कि सिंधिया जी के साथ अन्याय हो रहा है, वो सब छोड़कर गए, और उन परिस्थितियों में आज कोई बदलाव नहीं है। सिंधिया जी का उपयोग न सिर्फ ग्वालियर चंबल संभाग में बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, और उनके माध्यम से भी 2023 में भारतीय जनता पार्टी की राह आसान होगी। हमारी पार्टी पूरी एकजुटता के साथ मुकाबला करेगी। कांग्रेस ने जो वचन पत्र दिया था, जो कस्में खाकर वचन निभाने का वादा किया था, कहीं न कहीं उन्हें समय मिला। अगर काम करना चाहती है कोई पार्टी, कोई सरकार, तो उसके लिए 1 महीना भी पर्याप्त होता है। लेकिन कमलनाथ की सरकार किन किन चीजों में उलझी रही, ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर भ्रष्टाचार के मामलों में, ये सब पूरे प्रदेश ने देखा है। हम चुनाव में ये सब चीजों का भी मुद्दा बनेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति, शिवराज जी के प्रति एक विश्वास आम वर्ग में जो बना हुआ है उसमें जरा सी भी कमी नहीं है। खास करके लगभग 1.25 करोड़ से अधिक महिलाएं जिन्हें लाडली बहना योजना का लाभ मिल रहा है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा संबल बनकर आने वाले चुनाव में आएगी। और ये इस बात को कांग्रेस भी महसूस करती है कि इस योजना के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने किला जीतने की तरफ एक कदम बहुत तेजी के साथ बढ़ाया। ठीक है, ठीक, चलिए आपने 2-3 योजना भी गिनाई, दूसरा ट्रांसफर पोस्टिंग का भी जिक्र किया, उस पर मैं जाऊंगा जरूर। लेकिन आशीष जी एक सवाल आपसे आ रहा हूं, मृणाल जी आ रहा हूं। एक सवाल ये, ग्वालियर चंबल को लेकर जो नेता जो 2018 में जो बड़े सीनियर बीजेपी नेता हुआ करते थे, उन्हें हराकर आए, बाई इलेक्शन में फिर वो गए मैदान में, अब 2023 में उन्हें जरूर आशा रहेगी कि भाई टिकट मिले। ऐसे में एडजस्टमेंट बन पाएगा क्या पुराने बीजेपी नेताओं में और नए भाजपाइयों में? देखिए, आपको पता होगा जब इतना बड़ा परिवर्तन मध्य प्रदेश में हुआ था, कांग्रेस के इतने सारे नेता आए थे भारतीय जनता पार्टी में, तब कई विश्लेषकों ने कहा था कि ये सरकार बन ही नहीं पाएगी, बन भी गई तो 4 महीने से ज्यादा नहीं चल पाएगी, अपने अंतर्विरोध से गिर जाएगी। लेकिन आपने देखा किस बखूबी से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली और आज भी चल रही है, और आने वाले समय की जो नींव है वो इस सरकार से तैयार हो रही है।
ये केवल भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि किसी अन्य विचारधारा से, अन्य पार्टी से आने वाला व्यक्ति भी यहाँ आकर अपनत्व महसूस करता है। और हमारी ताकत बड़ी, इस बात को हम स्वीकार करते हैं। कई क्षेत्रों में जब बड़े बड़े छत्रप हमारे साथ आए हैं तो उन सबको साथ लेकर जब हम लड़ेंगे तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलेगी। जी मृणाल पंत जी, 15 महीने शासन के आप लोगों को मिले थे और आप ट्रांसफर पोस्टिंग में अटके रहे। आशीष शर्मा जी का आरोप। उससे पहले आशीष जी की दूसरी बात का जवाब देता हूं। आशीष जी की पार्टी के सारे लोग कांग्रेस को वंश परंपरा वाली पार्टी कहते हैं। मुझे अच्छा लगा कि अभी उन्होंने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी नैसर्गिक नेता है। वो नैसर्गिक नेता नहीं है, वो श्री माधवराव सिंधिया जी जो कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता थे, उनके पुत्र थे और इस कारण जनता में उनका सम्मान था। श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने वो पहचान खो दी और उनकी पहचान अपनी पार्टी को धोखा देने वाले एक नेता की पहचान के तौर पे है। और उनके साथ जितने भी लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, उनके साथ मध्य प्रदेश के मतदाता का व्यवहार वैसा ही रहेगा जैसा व्यवहार कर्नाटक के चुनाव में पार्टी छोड़कर जाने वाले लोगों के साथ मतदाता का व्यवहार रहा है। वो सभी लोग बहुत बड़े अंतर के साथ हारे हैं। ये सारे लोगों का भी यही हश्र इस चुनाव में होने वाला है और मध्य प्रदेश की जनता भी बिकाऊ लोगों को उसका जवाब देगी। दूसरी बात, ग्वालियर चंबल संभाग में भारतीय जनता पार्टी खुद बड़े अंतर विरोध में है। 3 भागों में बटी हुई पार्टी है। शिवराज जी की भाजपा, महाराज जी की भाजपा और नाराज भाजपा। इस अंतर विरोध को भारतीय जनता पार्टी कैसे संभालेगी वो उनको अभी तक समझ में नहीं आ रहा। ऐसा क्या हमने पहले कभी देखा कि भारतीय जनता पार्टी के 2 बहुत बड़े नेता, जो एक तो जो प्रदेश के गृह मंत्री हैं, वो खुद श्री सिंधिया के साथ गए हुए लोगों के साथ आपस में 2-2 सीटों पर टकरा रहे हैं। केपी यादव जी, जिन्होंने सिंधिया जी को लोकसभा के चुनाव में हराया था, आज भारतीय जनता पार्टी ने कैसे उनको छिटक कर एक तरफ फेंक दिया है, उनके आत्मसम्मान को किस तरह से कुचला जा रहा है, वो मध्य प्रदेश की जनता देख रही है। हमारी जो सरकार थी कमलनाथ जी की, अल्प समय में उसने छोटे से समय में वो काम करके दिखाया है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 18 साल में नहीं कर पाई। नहीं मृणाल जी, जब ये बातें आएंगी तभी वो सवाल भी आएंगे कि भाई अरुण यादव कहाँ है, अजय सिंह को कितना स्पेस आप दे रहे हैं, जीतू पटवारी के साथ क्या हो रहा है पार्टी में। मैं भी मृणाल जी से पूछना चाहता हूं, कमलनाथ जी इतने बड़े नेता हैं, नेताओं के नेता हैं और आशीष जी का भी एक सवाल है, कांग्रेस के नेता कंधे से कंधा मिला। यदि वो ये मानते हैं, मृणाल जी यदि ये मानते हैं कि माधव राव जी के उत्तराधिकारी के रूप में ज्योतिरादित्य कांग्रेस में काम कर रहे थे, तो क्या इंदिरा गांधी के उत्तराधिकारी के रूप में राजीव गांधी और राजीव गांधी के उत्तराधिकारी के रूप में राहुल गांधी काम नहीं कर रहे? इन सब लोगों ने एक समय में अपने आप को प्रूव किया है। बिल्कुल केंद्रीय मंत्री रहे, लगातार सांसद रहे और भारतीय जनता पार्टी के संगठन को और विचारधारा को उन्होंने समझा है पिछले 2-3 वर्षों में। ठीक, मृणाल जी। अच्छा, पिछले मुझे अंदाज नहीं था कि पिछले 2-3 वर्षों में अचानक उन्होंने विचारधारा को संभल लिया है। अगर विचारधारा को समझते तो गुना के सांसद जी के साथ उस तरह का व्यवहार नहीं होता कि अपनी पार्टी के कार्यक्रमों की न उन्हें सूचना दी जाती है, न मंच पर उन्हें बैठने की जगह दी जाती है। एक बार फिर वही परंपरा जो कांग्रेस में चला करती थी कि जहां सिंधिया जी की जय जयकार होती थी और पार्टी पीछे छूट जाती थी, वो परंपरा भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने प्रारंभ कर दी। जितने लोग सिंधिया जी के साथ भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, वो सब सिंधिया जी के ही साथ गए हैं और किसी दिन सिंधिया जी ने किसी तीसरी पार्टी में प्रवेश ले लिया तो जितने लोगों की ये बात की जा रही है और कह रहे हैं आशीष जी की इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की परंपरा को आत्मसात किया है, इसमें से एक भी आदमी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ दिखाई नहीं देगा। ये इन लोगों का चरित्र है और भारतीय जनता पार्टी अपनी खुद के लाभ के लिए जितना जल्दी इसे पहचान जाए। लेकिन मेरी बात अधूरी रह गई थी। मैं ये बता रहा था कि कमलनाथ जी ने जो 5 बड़े काम पिछली सरकार में किए थे वो मध्य प्रदेश की जनता को याद है। उसको याद है कि उसके बिजली के बिलों में कमी आई थी, उसको याद है कि किसानों का कर्जा माफ हुआ था, उसको याद है कि अलग अलग वर्गों के हित में निर्णय लिए गए थे, उसको याद है कि कमलनाथ जी की सरकार वापस आएगी तो जैसा लाडली लक्ष्मी की बात आशीष जी कर रहे थे, मध्य प्रदेश की 3.5 करोड़ महिलाओं में से 2.25 करोड़ महिलाओं को इन्होंने उसके लाभ से वंचित कर दिया। केवल मृणाल जी, आशीष जी के पास कई मसले हैं जो पूरे नहीं हुए, जो बातें राज्यों में और जब कमलनाथ जी की सरकार आएगी तो पूरी 3.5 करोड़ महिलाओं को 1,500 के लाभ के साथ साथ 500 रुपए में गैस सिलेंडर का भी लाभ मिलेगा। ठीक है। सतीश एलिया जी, अभी जिक्र आप कर रहे थे कि चेहरों का कि दोनों तरफ से चेहरे क्लियर हैं, लगभग दोनों तरफ से तस्वीर बिल्कुल साफ है। और दूसरा भी योजनाओं का जिक्र कर रहे थे आशीष जी की लाडली बहना योजना का, और हाल ही में संविदा कर्मियों के लिए भी बहुत बड़े ऐलान हुए।
सीखो कमाओ, तो ये वाकई ये कुछ बड़ा इम्पैक्ट डालेंगे। फिर हम ये कहें कि अब क्षेत्रीय स्तर पर सियासत ना बल्कि एक चेहरे पर सियासत जैसी होती है, जैसे केंद्र में मोदी के चेहरे पर बीजेपी फोकस करती है। देखिए बहुत साफ है, योजनाएं जो बनती हैं, सरकार जो योजनाएं बनाती है या घोषित करती है, एक बड़े वर्ग को लाभ देने की जो योजना लॉन्च होती है, जैसे लाडली बहना आप कह रहे हैं, नहीं वो निश्चित रूप से ये योजनाओं का जन्म ही इसीलिए होता है। भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, राजनीतिक दल जमीनी स्तर पर अपना एक आकलन लगातार करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जैसे आप देखेंगे 2003 से लेकर 2018 तक लगातार उनकी सीटें कम होती गई, तो पार्टी में ये विचार विमर्श होता रहता है कि आखिरकार हमारी सीटें कम क्यों हो रही हैं, हम पिछला चुनाव क्यों नहीं जीत सके, और जीत सकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन सा वर्ग हमसे छिटक रहा है, किस वर्ग को हम लाभ पहुंचाएंगे तो हमें चुनाव में लाभ मिलेगा। जैसे लाडली बहना योजना है, तो ये एक पूरा एक महिला वर्ग को लाभ पहुंचाने वाली योजना है। आप उत्तर प्रदेश को देखेंगे चुनाव में, या ओवरऑल मोदी जी की जो आप बात कर रहे हैं, मोदी जी का जो चेहरा, वो चेहरा बना कैसे है। जैसे सिलेंडर वाली योजना है, महिलाओं को वो छूती है। आप प्रधानमंत्री आवास योजना, वो महिलाओं को छूती है। बिल्कुल। तो उसी तरह से ये लाडली बहना योजना जो बनी है और लागू की है शिवराज सिंह की सरकार ने, तो वो कहीं नीचे से कहीं फीडबैक जो आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का वोट कहीं कम हो रहा है, या लोगों को हम चुनाव में जीतने लायक हमारे पास वोट मिले या हमारा जनाधार बना रहे, उसके लिए हमें क्या योजनाएं बनाना चाहिए। उन्हीं से योजनाएं पैदा होती हैं और वो उनका इम्पैक्ट भी होता है। जैसे मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना है, बहुत पैसा उसमें खर्च नहीं होता है, लेकिन उसका एक मैसेज बहुत बड़ा होता है। जैसे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, वो एक बहुत बड़ा गहरा एक मैसेज जाता है। समाज में किसी राजनीतिक दल की या सरकार की साख बनती है। किसी गरीब व्यक्ति के जीवन में अपनी बेटी का, निर्धन व्यक्ति के यहाँ अपनी बेटी का विवाह हो जाए सरकारी खर्चे पे, ये बहुत बड़ी बात होती है। जैसे आवास, किसी को घर मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ये लाडली बहना योजना जो है, वो निश्चित रूप से सीधा सीधा हर परिवार की इकोनॉमी को प्रभावित करेगा। 1000 रुपए महीने अगर आते हैं तो निश्चित रूप से उसका फायदा तो मिलेगा ही। और वो उसमें 1000 से धीरे धीरे बढ़ाकर 3000 तक ले जाने का भी है। नहीं, लेकिन कांग्रेस भी कर रही है ना उसी लाइन पे। कांग्रेस फॉर्म भर हम आएंगे तो हम भी देंगे। तो निश्चित रूप से वो अब जनता को ये चुनाव करना है कि जो सरकार में है और दे रहा है, बिल्कुल बढ़ाने की बात कर रहा है, और ये जो देने का वादा कर रहा है, दोनों में से किसकी तरफ जाना है। तो निश्चित रूप से ये योजनाओं का लाभ तो मिलता ही है। जी, यानी कि जनता तय करेगी अब किस पर वो भरोसा करती है। दूसरा स्वाभाविक है कि ग्वालियर चंबल में जो हुआ उस पर भी आखिरी फैसला आखिरकार जनता जनार्दन को ही लेना है। चर्चा को यहीं खत्म करेंगे। आशीष शर्मा जी, मृणाल पंत जी, सतीश एलिया जी, बहुत शुक्रिया। डिबेट में इतना ही।